वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 201 201 लगाते हैं यूपीपीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं ज्योग्राफी के प्रश्नों पर, इंडिया और वर्ल्ड की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। जो तारे होते हैं स्टार्स, उसका जो रंग होता है वो किसका सूचक है? सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, या उसके ताप का? तारों का रंग उसके ताप का सूचक है। डी है इसका आंसर। तो तारों का जो रंग होता है उनके ताप का सूचक होता है। किसी तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है, और तापमान तारे के द्रव्यमान के कुछ संयोजन और उसके उत्पत्ति काल पर निर्भर करता है। जो महाविस्फोट सिद्धांत है किससे संबंधित है वो बताइए। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर बी। तो महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, आकाशगंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंतेयर ने। किसने किया था? जॉर्ज लेमेंतेयर। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ब्लैक होल जिससे प्रकाश भी नहीं बच सकता, इतना तीव्र होता है उसका गुरुत्वाकर्षण, एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी। तो ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर मतलब एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी। और इस योगदान के लिए एस चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, पढ़िए इस प्रश्न को। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से 5 किलोमीटर पूरब की ओर था। कहाँ से? जहां वो खड़ा था। उसके पास कोई भी दिशा ज्ञान करने के लिए यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? तो इसके लिए उसको पता होना चाहिए कि ध्रुव तारा कौन सी दिशा में होता है। ठीक है, देखिए उत्तर दिशा में होता है ध्रुव तारा। तो दिशाओं का ज्ञान तो आप होगा ही, पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। यहाँ अगर ध्रुव तारा है तो ध्रुव तारे की दिशा में चलेगा तब तो पहुँचेगा नहीं। वो ध्रुव तारे की विपरीत दिशा में चलेगा नहीं, दक्षिण की ओर चलेगा 5 किलोमीटर, तब भी नहीं पहुँचेगा। अगर वो ध्रुव तारे को अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मान ले, यानी इधर उसका मुंह है, इधर पीठ है, इस तरफ चलना शुरू कर दे, तो इधर आएगा उसका लेफ्ट हैंड, इधर आएगा उसका राइट हैंड, तब वो यहाँ 5 किलोमीटर तक पूरब में अपने घर पहुँच सकता है। तो ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रख कर चले तो वो है अपने घर पहुँच जाएगा, क्योंकि पूरब में उसका घर 5 किलोमीटर है जहाँ पर वो खड़ा है। तो देखिए ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में चमकता है, अतः पूर्व की ओर जाने के लिए ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलना होगा उसको। यह प्रश्न पूछ रखा है यूपीपीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? बताइए। न्यूटन, गैलीलियो, पाणिनि या कोपरनिकस? कोपरनिकस है इसका उत्तर। तो देखिए 1514 में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कॉम्प्लीमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताइए। आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा? सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है, जिस सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम करता है। तो तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश का कारण जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तारों में 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं।
सूर्य का जो प्रभामंडल है वो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। कब? बताइए। जब पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में, ठीक है, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। तो चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पक्षाभ एवं पक्षाभ स्तरीय बादल के प्रतिबिंबों से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को बोलते हैं प्रभामंडल। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? सबसे विस्तृत भाग महासागरीय गर्त, महासागरीय ढाल, महासागरीय मग्न तट, इन सबसे अधिक विस्तृत होते हैं गहरे सागरीय मैदान। तो महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है गहरे सागरीय मैदान। इन वितलीय मैदानों की गहराई लगभग 3000 से 6000 मीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हिंद महासागर की धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर की धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? बताइए। पहला पढ़ते हैं। हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है। हिंद महासागर की लवणता में अपेक्षाकृत अधिक भिन्नता पाई जाती है। पहले तो हिंद महासागर एक अर्ध महासागर नहीं है। हिंद महासागर लैंडलॉक्ड महासागर गलत है। अटलांटिक से तो मिल ही रहा है ना, ठीक है, साउथ अटलांटिक से तो मिल ही रहा है। तो क्या हो जाएगा? हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। हिंद महासागर की लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। हिंद महासागर की धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन का कारण है ऑप्शन नंबर बी। तो हिंद महासागर की धाराओं में प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर धाराओं का क्रम कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है। हिंद महासागर की धाराओं पर स्थलमंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है, जबकि दक्षिण हिंद महासागर में धाराओं का एक निश्चित क्रम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। जो महासागरीय धारा अन्य 3 से भिन्न है उसको पहचानिए। बेंगुएला, ब्राज़ीलियन दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा या पेरूवियन धारा। देखिए यहाँ बेंगुएला कोल्ड करंट है, ब्राज़ीलियन वार्म करंट है, दक्षिण भूमध्य रेखीय वार्म करंट है और ये पेरूवियन एक ठंडी है। तो ठंडी गरम गरम ठंडी, अभी ये वाला तो मिल नहीं रहा, ठीक है, फिर क्या होना चाहिए? ब्राज़ीलियन साउथ अटलांटिक की है, अब बेंगुएला साउथ अटलांटिक की, ब्राज़ीलियन अटलांटिक की और दक्षिण भूमध्य रेखीय भी अटलांटिक की है। उसके बाद ये जाती है पैसिफिक में, फिर हिंद में। लेकिन पेरूवियन जो है वो है दक्षिण पश्चिम अटलांटिक की, यानी साउथ वेस्ट अटलांटिक की, साउथ वेस्ट पैसिफिक की है, पूरी तरह ये प्रशांत महासागर की है। तो यहाँ जो है डी ही हो जाएगा इसका आंसर, यही है दूसरों से भिन्न। ये तीनों एक वृत्त में बहती हैं। तो देखिए उपर्युक्त पेरूवियन को छोड़कर सभी शेष 3 धाराएं जो हैं उनका संबंध है दक्षिण अटलांटिक महासागर से, जो एक वृत्त का निर्माण करती हैं, जबकि पेरूवियन धारा का संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से है। दक्षिण पश्चिम बोल दिया, गलत, दक्षिण पूर्वी है, सॉरी, ठीक है, ये वाला साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट पैसिफिक। अब देखिए पेरूवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। तो हम्बोल्ट एक कोल्ड करंट है, सबको पता होगा, तो हम्बोल्ट के नाम से सबको पता होगा। पेरूवियन, ठीक है, ऑड लग रहा होगा थोड़ा, तो पेरूवियन ही हम्बोल्ट है। यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता तथा गहराई कम हो जाती है। लवणता बढ़ेगी, गहराई कम होगी, लवणता और गहराई दोनों बढ़ेंगी, लवणता घटती है, गहराई बढ़ती है। बताइए क्या होगा? समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो लवणता बढ़ेगी, लवणता बढ़ती है और गहराई जो है वो कम होती है।
तो यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो लवणता में वृद्धि का सूचक होता है ये, अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है। लवणता का वितरण क्षैतिज और लंबवत दो भागों में विभाजित किया जाता है। महासागरों में लंबवत लवणता के विषय में किसी निश्चित नियम का प्रतिपादन अभी तक नहीं किया जा सका है, अर्थात कहीं पर लवणता गहराई के साथ घटती है तो कहीं बढ़ती है। लो ये भी द्वंद्व हो गया, लेकिन लवणता जो है बढ़ेगी लगाकर आना अब गहराई के साथ। गहराई नहीं, घनत्व के साथ। घनत्व बढ़ेगा, लवणता बढ़ेगी। ठीक है। गहराई का नहीं है कोई रोल, लेकिन कम होगी। ठीक है। और वो पूछा हुआ प्रश्न है और यूपी पीसीएस ने उसका उत्तर वही दिया है कि लवणता बढ़ती है और गहराई कम होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, और निकारागुआ मध्य अमेरिका में है, यमन एशिया में है। देखिए बिल्कुल यमन एशिया में है, निकारागुआ मध्य अमेरिका में है, नामीबिया अफ्रीका में है। फॉकलैंड द्वीप समूह, फॉकलैंड आइलैंड इंडियन ओशियन में थोड़ी है, अटलांटिक में है ना। तो फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय तट से लगभग 483 किलोमीटर दूर अवस्थित है। तो साउथ। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। बोलियारिक द्वीप समूह बताइए कहाँ पर है? भूमध्य सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर। बोलियारिक आइलैंड उत्तरी सागर में नहीं है, बाल्टिक सागर में नहीं है, ब्लैक सी सागर में भी नहीं है, भूमध्य सागर में है। तो बोलियारिक द्वीप समूह जो है, बोलियारिक आइलैंड पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन के तट पर अवस्थित है। पीसीएस में ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कैनियन के सामने नदी लिखा है। कैनियन आकृति नदियों द्वारा, ज्यूजेन वायु द्वारा, इंजलबर्ग हिमनद द्वारा, मोरेन हिमनद द्वारा। देखिए कैनियन आकृति बिल्कुल नदियों द्वारा बनती है, ज्यूजेन पवनों द्वारा या वायु द्वारा, इंजलबर्ग भी पवनों या वायु के द्वारा बनते हैं। तो गलत हो गया वाला स्टेटमेंट, मोरेन हिमनदों के द्वारा बनते हैं, सी इसमें गलत है। तो देखिए कैनियन का जो निर्माण है वो नदियों द्वारा होता है। यह वी आकार की घाटी के रूप में होती है, जिनमें किनारों की दीवार अत्यंत बड़े ढाल वाली होती है तथा चौड़ाई की अपेक्षा गहराई इनमें अधिक होती है। मोरेन का निर्माण हिमनदों की निपेक्ष जनित क्रिया द्वारा होता है और हिमनद अपने साथ बारीक कण वाले पदार्थों को लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता है। इन पदार्थों को जब हिमनद बहाकर नहीं ले जा पाता तो उनका निक्षेप हो जाता है और इसी निक्षेप को हिमोड़ या मोरेन कहते हैं। इसके अलावा ज्यूजेन तथा इंजलबर्ग का निर्माण पवनों के द्वारा होता है। ठीक है। तो हिमनद लिखा था इंजलबर्ग के सामने, गलत है, क्योंकि इंजलबर्ग भी पवनों या वायु के द्वारा बनेगा, ज्यूजेन आकृति भी पवनों या वायु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतिम प्रश्न है। चिसापानी गार्ज कहाँ स्थित है बताइए? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत। चिसापानी गार्ज, चलिए पाकिस्तान में नहीं है, अब बताइए कहाँ पर है? चलिए भारत में भी नहीं है, अब बताइए कहाँ पर है? नेपाल में। तो चिसापानी गार्ज जो है वो नेपाल में स्थित है। इसका निर्माण कर्नाली नदी द्वारा होता है। तो ये थे विश्व भूगोल के 15 प्रश्न, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का तो कोई था नहीं इसमें। ठीक है। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।